बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने एसएल नंबर 4 को डिस्कस करना है। एसएल नंबर 4 हमारा क्या है, देखें, डिफाइन विद द एग्जांपल दैट बायोलॉजी हैज़ मैनी सब फील्ड। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस करनी है, सब फील्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फील्ड ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया था। एंड उसके साथ हमने सब फील्ड भी डिस्कस की थी। हमने 6 सब फील्ड डिस्कस की थी, उससे हमने ऑनवर्ड चलना है। तो सब फील्ड क्या थी, मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस की थी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यहाँ तक का हमने डिस्कस किया था। इससे आगे मोलेकुलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी एंड सो ऑन, इसको अभी हमने डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं हमारे जो एसओएस के अंदर ये आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हमारा चैप्टर 1 है, एसओएल नंबर 4 है, टॉपिक है सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर जो पहला नंबर 7 पर 6 नंबर पे हमने डिस्कशन कर ली थी। 7th हमने सब फील्ड और ब्रांच को डिस्कस करना है, जो कि है मोलेकुलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर सिंपल में इस तरह से आ जाता है आपके पास, तो जाहिर सी बात है इसके 2 रूब्रिक्स होंगे। एक आपने क्या बताना है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और एक आपने इसकी एग्जांपल्स बतानी है। बाज़ का यूँ भी होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के लिए हो जाती है और एग्जांपल जो है वो 1 मार्क के लिए है। तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स होते हैं। तो डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कैसे लेकर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स जो हैं अवार्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, तो सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट याद की थी, द ब्रांच और द सब फील्ड, दोनों में से आपने एक बात याद रखनी है। द ब्रांच और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of। अब ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी याद कर रखी है। आपने जो भी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये आनी चाहिए, क्योंकि आगे आप 1 वर्ड और 2 वर्ड की डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते होते हैं। विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने ऑर्गेनिजम्स की बात की है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एट मॉलिक्यूलर लेवल। अगली बात हम क्या करेंगे, एट मॉलिक्यूलर लेवल। इस तरह से आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब आपने यहाँ पर 2 बातें की हैं, एट मॉलिक्यूलर लेवल, लेकिन आप स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे आपने 2 बातें डिस्कस की हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल में देखिएगा आपने क्या डिस्कस करना है, मॉलिक्यूल्स, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक आप कह सकते हैं डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, मल्टीपल हो सकता है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ डीएनए। डीएनए की बात कर रहे हैं हम, डीएनए और आरएनए की स्टडी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, इस तरह से कोई प्रोटिस्ट हो सकता है। दूसरा मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ किसको, मैं लिखता हूँ जी कार्बोहाइड्रेट्स। स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनको देखा जाए, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से स्टडी की है। तो देखें, इसके लिए 2 रूब्रिक्स हमने डिस्कस किए हैं। एक पहले इसकी डेफिनेशन आ गई थी, फिर हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी।
अगर क्वेश्चन 1.5 के हवाले से है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2+1 है तब भी आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मुकम्मल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हम इसी को देखेंगे अपनी बुक से। यहाँ पर देखिएगा नंबर 7 पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि आप बायोलॉजी में बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। किस लेवल पे जाके? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। सेकेंडली हम चलते हैं जी 8 नंबर पे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट। नंबर 8 पर हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ। अब जो पहले हमने सारी स्टेटमेंट एक लिखी थी उसको हमने याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ organism from zygote to complete organism। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप करना चाहते हैं तो आप यूं लिख सकते हैं, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसको आप अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक रहना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आप कहते हैं जी कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म, कोई फाइलम हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, उसकी हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि मैं कहता हूं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन की डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा और बात कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिश, आप फिश की बात कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसी बात को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस डेवलपमेंट से याद रखिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके 2 रुब्रिक्स कंप्लीट होते हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं या इस तरह से हो सकते हैं। आपने दोनों कंटेंट यहाँ पर लिखने हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बुक में सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखी है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसने अगर पूछा है तो फिर आपने इसको ज़रूर बताना है। बुक की तरफ आते हैं जी। Embryology is the study of development of organism from a fertilized egg. What is fertilized egg? जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एग जो है उसके साथ उसकी यूनियन हो जाती है, किसके साथ? स्पर्म के साथ। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। इसी को हम जाइगोट भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है, सब फील्ड है, उसको हम लिखते हैं नंबर 9 पर पैलियोंटोलॉजी। यहाँ पे याद रखिएगा पैलियो का मतलब होता है फॉसिल्स। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे डिस्कस करें तो हम लिखते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बड़े शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। अभी यहां पर मैं आपको बताता हूं फॉसिल्स क्या होते हैं।
फॉसल जो हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो चुका है, इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर उसका कोई भी पार्ट यानी कि बॉडी पार्ट जिसमें उसकी बोन हो सकती है, उसके हेयर्स हो सकते हैं, उसके टीथ हो सकते हैं, उसके नेल्स मिल सकते हैं, किसी ऐसे एनिमल के हॉर्न मिल सकते हैं, ये जितने भी उसके रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो कहीं से हमें मिलते हैं, ऐसा एनिमल जो ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके इस बॉडी पार्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं? फॉसल कहते हैं। ये तो उसके बॉडी पार्ट्स हैं। इसके अलावा उसका कोई भी इंप्रेशन होता है, उसकी कोई डायग्राम मिल जाती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? फॉसल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉसल के लिए लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ख़त्म हो गए हैं, नापैद हो चुके हैं, उनका कोई रिमेनिंग पार्ट हमें मिल जाता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? फॉसल्स कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपने अक्सर सुना होगा डायनासोर के हवाले से, तो आपको डायनासोर का कोई फॉसल मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टडी ऑफ फॉसल्स ऑफ डायनासोर्स। तो डायनासोर्स के हवाले से हमने बात की, उसकी स्टडी करें। तो अगर इसका भी कंटेंट यूं आता है 1.5 के हवाले से, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको बुक से ज़रा देखते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पैलियोंटोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हिस्ट्री ऑफ लाइफ भी आप इसे कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइफ हम कैसे स्टडी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की? उसके फॉसल से। आगे चलते हैं टेक्सोनोमी की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी 10th वन, दैट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी क्या होती है? अब हमने ये देखना है। अब देखें, ये भी एक ब्रांच, आपने टैक्सा टैक्सोन को अपनी लोअर क्लासेस के अंदर देखा है, पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हमने यहाँ पे उसकी क्या करनी है? क्लासिफिकेशन भी करनी है और नेमिंग भी करनी है। स्टडी ऑफ नेमिंग, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म के नाम रख रहे हैं। स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, तो इसका रूब्रिक जब भी आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए 2 रूब्रिक्स होंगे। एग्जांपल मैं यहां पर ह्यूमन की एग्जांपल दे रहा हूं, मैन। अब देखें, पहली बात है, अगर मैन की बात करें, हमने इसे क्लासिफाई भी करना है और इसका नाम भी रखना है। ह्यूमन के लिए देखा जाए तो ह्यूमन का जो साइंटिफिकली इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ये पहली बात हम लिखेंगे कॉर्डेट्स के अंदर होती है। कॉर्डेटा इसका फाइलम है। इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स हम देखेंगे, आगे क्लास देखेंगे। क्लास में क्या आ जाएगी? मैमलिया, यानी कि फाइलम ह्यूमन का क्या है, आपने याद रखना है, फाइलम है कॉर्डेटा, ये बड़ा ग्रुप है। छोटा ग्रुप मैमलिया, इसकी क्या है? क्लास है। अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की है, अभी इसकी नेमिंग के हवाले से बात नहीं की है। तो ह्यूमन के लिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, याद रखिएगा, वो है होमो, इसके जीनस का नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। जब आपने इसको हाथ से लिखना होता है साइंटिफिक नेम को, आपने इसको अंडरलाइन भी करना होता है। यानी कि ह्यूमन का नेम क्या है साइंटिफिकली? होमो सेपियन। यानी कि आपने नेमिंग भी की है, क्लासिफाई भी किया है। ह्यूमन को क्लासिफाई किस क्लास में की है? मैमलिया के अंदर। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। आगे चलते हैं जी,
ये टेक्सोनमी है, इसको हम जरा बुक की तरफ ले आते हैं। जरा देखिएगा 10th वन है टेक्सोनमी, द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनमी। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और मैमल्स। ये ह्यूमन और मैमल का मतलब ये है कि ह्यूमन की जो क्लास है वो मैमलिया है, मैमल्स हैं ये। इट्स साइंटिफिक नेम इज होमोसेपियन। यहाँ पर 2 बातें मेंशन की गई हैं, ये एग्जांपल में आ गया। आगे चलते हैं जी इकोलॉजी के हवाले से। नंबर 11 पर है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग से, उसकी बात कर रहे होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टडी ऑफ लिविंग organisms in relation with organisms in relation to their environment। अब जरा गौर कीजिएगा, इस डेफिनेशन के अंदर आपको 2 बातें नजर आ रही है। पहली बात आपको नजर आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरी बात नजर आ रही है इट्स एनवायरनमेंट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को याद रखिएगा, हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोटिक। दूसरे ए लिविंग को हम क्या कहते हैं? ए बायोटिक। अब एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। सपोज करें एक जगह पे एनिमल्स में लाइन रह रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे डियर्स भी मौजूद होंगे। ये लिविंग का इंटरेक्शन है। तो जाहिर सी बात है लाइन ने किसको खाना है? डियर को खाना है। अब डियर किसको खाती है? प्लांट्स को खाती है। प्लांट्स कहाँ होते हैं? ज़मीन में होते हैं। तो इस तरह से एक ये साइकिल होता है, यानी कि लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो ए बायोटेक यानी कि नॉन लिविंग, ए बायोटेक में मैं मेंशन कर रहा हूँ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉइल आ जाती है, सॉइल आ जाती है, टेम्परेचर है, एयर है। बायोटिक फैक्टर में यानी कि लिविंग के अंदर आपने क्या डिस्कस किया है? यहाँ पर लिविंग। तो लिविंग के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल आ सकती हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इकोलॉजी की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ, जरा गौर कीजिएगा इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में आप क्या डिस्कस करेंगे? देखें, एग्जाम्पल में आप कहेंगे कि आपके पास एक पॉन्ड है, स्टडी ऑफ पॉन्ड। आप पॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पॉन्ड के अंदर क्या होंगे? इस पॉन्ड के अंदर लिविंग भी आपको नजर आएंगे और नॉन लिविंग भी होंगे। इसी तरह डेजर्ट की स्टडी कर रहे हैं, फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी जगह की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि एक कम्युनिटी होगी, वहाँ पे लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होगा और उनका आपस में इंटरेक्शन भी होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट। और इकोलॉजी को हम अपनी बुक से भी रीड करते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, लेकिन याद रखिएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्पेसिफिकली डील्स विद द ह्यूमंस। आगे चलते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ द पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। कहीं पर भी आप बात करेंगे वहाँ पे लिविंग होंगे, नॉन लिविंग होंगे, उनका आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। आगे चलते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी मैरीन बायोलॉजी क्या होती है? देखें, हमने देखना है कि मैरीन बायोलॉजी क्या होती है। यहां पर हमने स्टडी करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सीज। अब 2 बातें यहाँ, इन द सीज एंड ओशंस।
यानी कि ओशन और सीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी जो स्टडी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमने ये देखना है क्या है, जैसा कि मैं कहता हूँ डॉल्फिन की हम एग्जाम्पल लेते हैं। डॉल्फिन ऐसी हैं जो कि मैरीन में पाई जाती हैं। मैं शार्क की बात करता हूँ। शार्क जो है कहाँ पे पाई जाती है? ये एक फिश है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये मैरीन वाटर में पाई जाती है। मैं वेल की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे मुलस्क की बात करना चाह रहा हूँ, एंड मैनी मोर अदर। तो 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके 2 रूब्रिक्स हैं, यानी कि 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 मार्क्स। ये आपकी बुक में मौजूद हैं। इसकी डेफिनेशन भी होगी और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बुक में देखिएगा, मैरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द seas and ocean also is called marine biology. For example, the study of fish, whale, dolphin, etc. ये सभी की बात करें, sponges, crustacean and mollusks and many more others. आगे चलते हैं पैथोलॉजी। What is pathology? हमारे पास 13 नंबर पे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? अब देखें, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ डिजीज़ हो जाती हैं। उन डिजीज़ की जो डायग्नोसिस होती है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? जाहिर सी बात है, कोई डिजीज़ होगी, उस डिजीज़ को पहचानना है, इस शख्स को कौन सी डिजीज़ होगी, इस एनिमल को कौन सी डिजीज़ होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। और डिजीज किसको होती हैं? जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती हैं। तो इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। आगे चलते हैं, तो इसी के अंदर हम इसके एग्जाम्पल अगर डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, लेकिन आप बता सकते हैं कोई भी शख्स है, उसको कोई बीमारी लग गई है, उसको उसकी जो डायग्नोसिस होती है उसको आप पैथोलॉजी कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायग्नोसिस ऑफ HIV, एड्स। आप डायबिटीज़ की बात कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी डिजीज़ का नाम आता है तो आप उसकी डायग्नोसिस की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसके 2 रूब्रिक्स हो जाएंगे। आपकी बुक के अंदर सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी कि आपने डिजीज़ को क्या किया है? डायग्नोज किया है, फिर उसके आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं इम्यूनोलॉजी। नंबर 14 पर है हमारा इम्यूनोलॉजी। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो हम इसको लिखेंगे स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। अब स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, अब हम यहाँ पे देखेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। इसका भी आपकी बुक के अंदर जिक्र है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्यूनिटी। अब ये बात क्या है कि कुछ लोग होते हैं, सपोज करें वो ठंडी हवा के अंदर घूम फिर रहे हैं, स्नो फॉलिंग में घूम फिर रहे हैं, उनको बीमारी नहीं लगती, वो बीमार नहीं होते। हम कहते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग होते हैं जैसे थोड़ी सी भी ठंडी हवा में जाते हैं तो उनको क्या होता है? वो बीमार हो जाते हैं। तो उनकी इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है। बेसिकली ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? एबिलिटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ability of an organism to prevent from
डिजीज़, यानी कि उसकी वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज़ से बचा रहता है, फॉरेन पार्टिकल से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से उसको बूस्ट अप मिलता है और वो बीमार नहीं होता। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इम्यूनिटी है। जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोगों ने बचपन से पोलियो के कतरे पिए हैं, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आपने पोलियो के कतरे पिए हैं। तो पोलियो के कतरे पीना क्या होता है, उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, वो जो पोलियो के कतरे होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, उनमें होता क्या है बेसिकली, उनके अंदर वो वैक्सीन होती है। बेसिकली डेड और वीक वायरसेस होते हैं, पोलियो के वायरसेस होते हैं। जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी जो है क्या हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, वायरस आ गया, तो वो उसके अगेंस्ट क्या बना देती है, इम्यूनिटी। हालांकि वो डेड होते हैं। अगर असल वाला वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फिर आ जाता है, तो वो इम्यूनिटी जो होती है, वो जो एबिलिटी होती है, वो बेसिकली उन रियल वायरसेस को भी किल कर देती होती है। तो ये वैक्सीन होती है। पोलियो की बात किया, इसी तरह हमने कोविड के हवाले से भी पढ़ा था, कोविड-19 के हवाले से हमने बात की हुई है। तो मुख्तलिफ जो है वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं। बुक की तरफ आते हैं। इम्यून सिस्टम से इम्यूनिटी है जी, इम्यूनोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शन माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिएगा इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, जब आप अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगाते हैं, वो क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। is a process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. The example of vaccine for disease are polio, कोरोना यानी कि कोविड, और डेंगी। डेंगी के लिए भी हमें रिसेंटली इसका पता है। आगे चलते हैं जी। द लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। बड़े सिंपल अंदाज में इसकी डेफिनेशन आपने डिस्कस करनी है। स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। में लिख देता हूं मेडिसिन। दोनों बातें आपने यहां पर मेंशन करनी, इसके पीछे आपने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखें, कोई भी शख्स बीमार होता है तो उसके लिए वो मेडिसिन लेता है। जैसे कि मोस्टली आप बीमार होते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। आप डिस्पेरिन लेते हैं, उसमें क्या मौजूद होती है, उसमें होती है एस्पिरिन, एस्पिरिन एंड मैनी मोर अदर। पैनाडोल लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, कोई भी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो स्टडी होती है, उस ड्रग की जो स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो ये आपके पास मुख्तलिफ सब फील्ड थी, जो कि टोटल 15 थी, और 6 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की, और रिमेनिंग जो है आज हमने डिस्कस की हैं। आपने इन तमाम सब फील्ड को एज इट अपनी बुक्स के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर राइट अप करना है, और उसी तरह यानी कि पहले आप हेडिंग लगाएंगे, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसकी आप एग्जांपल लिखेंगे। इसी तरह आपने इसको लिखना है। अगर आपको दोबारा से लेक्चर सुनना हो तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके यही सेम लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट देना है, अपनी सजेशन देनी है, और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर भी करना है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।